नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जाती हूँ उसका 10वां पाठ आत्मा का ताप, जिसके लेखक हैं सैयद हैदर रजा। तो बच्चों, ये एक आत्मकथा जैसा लिखा गया है। तो ये जो पाठ है रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप शीर्षक का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। इसमें रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के विषय में बताया कि किस प्रकार से उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एक अच्छे चित्रकार बनने के लिए। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष और उसकी सृजनात्मक बेचैनी मतलब कि मैं कुछ नया करूं, कुछ क्रिएटिव करूं, इस बात के लिए जो एक अंदर से बेचैनी होती है, वो अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उनका जुनून, ये सारी चीजों ने उनको सफलता के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। और क्या क्या कैसी उनकी यात्रा रही, ये हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। लेखक को स्कूल की परीक्षा के 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता मिली और वह कक्षा में प्रथम आया। पिताजी के रिटायर होने के कारण उसने गोदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी की। शीघ्र ही उन्हें मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति सितंबर 1943 में मिली। अभी हम ये बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से भी पहले की। पद से त्यागपत्र देने के बाद वह बंबई पहुंचा तो दाखिला बंद हो चुका था, छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, लेकिन इनका मन फिर वापस जाने का नहीं था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मुंबई में ही रहने लगूं, और ये मुंबई में रहने लगे। यहाँ एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की और साल भर की मेहनत के बाद स्टूडियो के मालिक जलील और मैनेजर हुसैन ने उसने मुख्य डिजाइनर बना दिया। यानी इतने खूबसूरती से वो डिजाइन बनाते थे कि उनकी आर्ट को देखकर इन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। दिन भर काम करने के बाद वह पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब आते। वह जेकब सर्कल में टैक्सी ड्राइवर के घर में सोता था। अब आपको पता ही है मुंबई में तो कितनी समस्या है, पहले से ही वहां रहने की और जगह जो है रहने की जगह बहुत महंगी मिलती है। तो ये कहना टैक्सी ड्राइवर के घर में सोने का इनका ये भी कारण था कि वो टैक्सी वाला रात में टैक्सी चलाता था और दिन भर सोता था। इस तरह इनका काम चल जाता था। एक रात 9 बजे वह कमरे पर पहुंचा और एक पुलिस वाला खड़ा था। पता चला कि यहाँ हत्या हुई है। ये बहुत घबरा गए। तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उसने पुलिस कमिश्नर से मिलकर सारी बात बताई। कमिश्नर ने बताया कि टैक्सी में किसी ने सवारी की हत्या कर दी थी। अगले दिन जलील साहब ने सारी कहानी सुनने के बाद उसे आर्ट डिपार्टमेंट में ही कमरा दे दिया, जहां पर ये पहले से ही काम कर रहे हैं आर्ट डिपार्टमेंट में। जलील साहब ने कई दिनों तक लेखक को देर रात तक स्केच बनाते हुए देखा था और वो ये समझ रहे थे कि ये प्रतिभा का बहुत धनी है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, इसका मुझे साथ देना चाहिए। इसी बात से प्रभावित होकर उन्होंने अपने फ्लैट का एक कमरा लेखक को दे दिया। लेखक पूरी तरीके से काम में डूब गया और 1948 में उसे बॉम्बे सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला, गोल्ड मेडल हासिल किया, स्वर्ण पदक मिला। इस पुरस्कार को पाने वाला सबसे कम उम्र का कलाकार ये था। 2 वर्ष बाद इन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिली। नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में लेखक के 2 चित्र प्रदर्शित हुए। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में कला समीक्षक रेडोल्फ वॉन लेडेन ने लेखक के चित्रों की बहुत प्रशंसा की। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए और ये पैसे उसकी महीने भर की कमाई से भी अधिक थे। लेखक को प्रोत्साहन देने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर भी थे। उन्होंने उसे काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। तो देखिए, आप धीरे धीरे प्रतिभा के साथ रास्ते खुलते चले जाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। वे लेखक दिन में बनाए हुए चित्र उन्हें दिखाता, उसका काम निखरता चला गया। लैंगहैमर उनके चित्र खरीदने लगे। 1947 में वे जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया। 1947 और 48 के वर्ष बहुत कठिन थे एक आम इंसान के लिए भी। क्यों? पहले तो लेखक की माता और पिता का देहांत हो गया, ये तो उनका व्यक्तिगत नुकसान हो गया।
देश में आजादी का उत्साह तो था, परंतु विभाजन की त्रासदी भी बहुत ज्यादा थी। यानी जो हमारा पाकिस्तान बन गया था, उस वजह से लोग बेहद परेशान थे, दुखी थे। लेखक युवा कलाकारों के साथ रहता था। उन्हें लगता था कि वे पहाड़ हिला सकते हैं। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया से बढ़िया काम करने में जुट गए। लेखक 1948 में श्रीनगर जाकर लेखक ने और चित्र बनाए। तभी कश्मीर पर कबायली हमला हुआ। हालांकि लेखक ने भारत में रहने का फैसला किया। वह बारामूला तक गया, जिसे घुसपैठियों ने ध्वस्त कर दिया था। लेखक के पास कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का सिफारिशी पत्र था, जिसके आधार पर वह यात्रा कर सका। इस यात्रा में उसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी क्रांतिय बेसरा से हुई। उसने लेखक के चित्रों की प्रशंसा भी की, लेकिन उसमें कहा इसमें थोड़ा रचना का अभाव है। उसने सेजा का काम देखने की सलाह दी। मतलब उसने कहा कि देखो अच्छा काम किया, लेकिन अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। अब लेखक पर इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। मुंबई आकर उसने अलियांस फ्रांसेस में फ्रेंच भाषा सीखी। 1950 में फ्रेंच दूतावास में सांस्कृतिक सचिव से हुए वार्तालाप के बाद उसे 2 वर्ष की छात्रवृत्ति मिल गई। लेखक 2 अक्टूबर 1950 को फ्रांस के मार्सेई में पहुंचा। उसकी बंबई में काम करने की इच्छा थी। आत्मा का चढ़ा ताप लोगों को दिखाई देता था। लोग सहायता करते थे युवा कलाकारों से। वह कहता है कि चित्रकला जो है वो कोई व्यवसाय नहीं है, मतलब उसको बिजनेस की तरह मत लो। ये एक अंदर आत्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल सकते हैं। केवल जहरा जफरी को काम करने की ऐसी लगन मिली। वह दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। लेखक यह संदेश देना चाहता है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए, खुद कुछ करो। अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। ये उस टाइम की बात चल रही है, आप समझ ही रहे हो। तभी तभी अंग्रेज यहाँ से गए हैं। जमींदारों के बच्चे हैं जिनको पैसा बिना कमाए मिल गया। आज भी आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे जिनमें जमीन बेचकर इतना पैसा आ गया, तभी गुंडागर्दी कितनी बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, वो कोई भी अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी हुई हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। जब हमारे पास बिना कमाया पैसा आ जाता है तब हम उसकी कदर नहीं करते। तो यही यहाँ पर लेखक दुख अपना प्रकट कर रहा है। लेखक बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा को संतृप्त किए रहता है। उसकी बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसमें काम करने का संकल्प है। गीता भी क्या कहती है हमारी, जीवन में जो कुछ है तनाव के कारण है। जीवन का पहला चरण बचपन एक जागृति है, लेकिन लेखक के लिए बंबई का दौर ही जागृति का चरण था कि यार ये वो बंबई पहुंचा, तभी जैसे मानो उसकी आंख खुल गई, उसका पूरी तरह से जीवन परिवर्तित हो गया और वो आगे से आगे बढ़ता ही चला गया। वह कहता है पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि दायित्व पूरे करने के लिए पैसा जरूरी है। पैसा तो जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार को भी सुनो। जो भी आप काम कर रहे हैं वो ऐसे कीजिए जैसे हम बुखार में पागल हो जाते हैं, छटपटाते रहते हैं और हमें सिर्फ एक ही जुनून दिखता है। ऐसा जुनून आपके पास काम का होना चाहिए, तब जाकर हमें जो है किसी काम को ठीक से कर सकते हैं। बच्चों, एक तो इसका प्रश्न ये भी बड़ा अच्छा है, बंबई में रहकर कला के अध्ययन में रजा ने क्या क्या संघर्ष किया, अच्छे से देख जाइएगा। और दूसरा ये भी बड़ा अच्छा है, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तब भी क्या वे एक तरीके से जाने माने चित्रकार बन पाते। तो आप ये बता सकते हैं, यस, तो इसमें आपके अपने व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो मसीहा बनकर सामने आ ही जाता है। वो ठीक है कि आपकी अपनी प्रतिभा कभी भी छिप नहीं सकती, लेकिन जब हमारे साथ कोई सहारा बन के आगे आता है तो उस प्रतिभा को लोग जानने लगते हैं। तो जितना हमारी अपनी प्रतिभा का महत्व है, उतना ही हमारे जीवन में उन लोगों का भी महत्व रहता है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों, इसके 2 प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली पुस्तक के साथ। ये हमारा अंतिम पाठ था। अब मैं आपको मिलूंगी अगली पुस्तक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।